दोस्तों, जब भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जिक्र होता है, दिमाग में बस एक ही तस्वीर बनती है। बहुत सारे पेड़, घना जंगल और बेहद सारी हरियाली। लेकिन सच्चाई इसकी सिर्फ विशाल साइज में नहीं छुपी है। असल में अमेज़न एक जिंदा, सांस लेने वाली, पानी बनाने वाली और पूरी दुनिया का मौसम चलाने वाली एक लिविंग मशीन है। तो चलिए, इस शानदार लिविंग मशीन के सबसे गहरे और अजीब राजों पर इस डीप डाइव विश्लेषण में चर्चा करते हैं। अमेज़न सच में सिर्फ पेड़ों का कोई आम झुंड नहीं है। ये एक जायंट लिविंग मशीन है। इसे एक विशाल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह सोचिए, बिल्कुल किसी जिंदा प्राणी के दिल और नसों की तरह। ये एक ऐसी जगह है जिसके अंदर इतनी लाइफ और इतने हैरान करने वाले राज छपे हैं जो लिटरली किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं। इस विश्लेषण में हम आगे यही देखने वाले हैं कि इस मशीन के अलग-अलग हिस्से आखिर काम कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, द स्काईज हिडन कनेक्शन। ये बात सच में दिमाग घुमाने वाली है कि इस विशाल जंगल के जिंदा रहने का राज हजारों किलोमीटर दूर छुपा है। एक तरफ देखिए, दुनिया का सबसे सूखा और बंजर इलाका सहारा डेजर्ट, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे हरा भरा इलाका अमेज़न। अब होता क्या है कि हर साल सहारा से लाखों टन धूल हवा के साथ उड़कर पूरा अटलांटिक समुद्र क्रॉस करती है। इस धूल में बहुत ज्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है, और अगर दुनिया के इस सबसे सूखे डेजर्ट से उड़कर आने वाला ये फास्फोरस ना मिले तो हमारा ये सबसे हरा भरा जंगल धीरे धीरे कमजोर पड़कर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सहारा और अमेज़न का ये इनविजिबल कनेक्शन नेचर की एक कमाल की डिजाइन है। और इस हवा के कनेक्शन से बनती हैं फ्लाइंग रिवर्स, यानी हवा में बहने वाली नदियां। अक्सर ये माना जाता है कि अमेज़न में सिर्फ बहुत बारिश होती है, लेकिन असली मैजिक तो ये है कि अमेज़न अपनी बारिश खुद बनाता है। यहाँ का एक बड़ा पेड़ रोजाना हजारों लीटर मॉइस्चर हवा में छोड़ता है। जरा इस नंबर को बिलियंस पेड़ों से मल्टीप्लाई करके सोचिए। आसमान में बहने वाली पूरी की पूरी नदियां बन जाती हैं। इन उड़ती हुई नदियों में कभी कभी जमीन पर बहने वाली बड़ी नदियों से भी ज्यादा पानी मौजूद होता है। यानी अमेज़न जमीन और आसमान दोनों जगह अपना खुद का एक अलग वाटर सिस्टम चलाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अ मोज़ेक ऑफ वर्ल्ड्स। चलिए, आसमान से सीधा जमीन की तरफ आते हैं। अक्सर लगता है कि अमेज़न बस एक लंबा चौड़ा एक जैसा दिखने वाला घना जंगल है, लेकिन मैप पर जो दो जगह बिल्कुल पास पास दिखती है ना, वो असल में दो बिल्कुल ही अलग दुनिया हो सकती हैं। एक तरफ होते हैं व्हाइट सैंड फॉरेस्ट्स, जिनकी मिट्टी सैंडी और न्यूट्रिएंट्स में बिल्कुल गरीब होती है। ये हिस्सा किसी ट्रॉपिकल सवाना की तरह ड्राई फील होता है और यहाँ के पौधे काफ़ी छोटे होते हैं। और ठीक उसके बगल में मिनरल रिच फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ ज़मीन इतनी उपजाऊ होती है कि वहाँ साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे पेड़ उगते हैं। यहाँ का माहौल एकदम लश और कॉम्प्लेक्स होता है। अलग मिट्टी, अलग इंसेक्ट्स, अलग सर्वाइवल रूल्स, सब कुछ बस कुछ ही कदम की दूरी पर पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ की माइंड बॉगलिंग बायोडाइवर्सिटी का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 300+। एक छोटे से फुटबॉल फील्ड जितने हिस्से में ही 300 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां मिल सकती हैं। कई ठंडे देशों में पूरे मुल्क के अंदर इतनी वैरायटी नहीं मिलती जितनी यहाँ सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में मौजूद है। जमीन की हर लेयर में, चाहे वो इंसेक्ट्स हों या कलर चेंजिंग फ्रॉग्स, लाइफ इतनी घनी है कि यहाँ हर नया कदम एक नया राज खोलता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ह्यूमन एकोज एंड एंशिएंट सॉइल। देखने में भले ही ये एक वाइल्ड और अनटचेबल जगह लगे, लेकिन इस लैंडस्केप पर इंसानों के बहुत गहरे निशान छुपे हैं। प्री कोलंबियन एरा को ही ले लीजिए, जब इंसानों ने टेरा प्रेटा नाम की बेहद उपजाऊ मिट्टी को खुद इंजीनियर किया था। फिर एक दौर आया रबर बूम का, जब इन जगहों पर इतनी ज्यादा दौलत आई कि इस घने जंगल के बीचों बीच यूरोपियन आर्किटेक्चर से सजा एक ग्रैंड मैनोज ओपेरा हाउस खड़ा कर दिया गया। सोचिए, एक डेंस जंगल और उसके बीच एक ऑप्युलेंट ओपेरा हाउस। ये कॉन्ट्रास्ट सच में सरियल लगता है। और आज भी यहाँ कई ऐसी आइसोलेटेड इंडिजिनस कम्युनिटीज मौजूद हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर इस इकोसिस्टम का एक नेचुरल हिस्सा बनकर जी रही हैं। इनका जो नॉलेज है हवाओं, सीजन साइकिल्स और जानवरों के बारे में, वो इतना सटीक है कि मॉडर्न साइंस भी उसकी बेहद रिस्पेक्ट करती है। जरा सोचिए, इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस रही होगी। उन्होंने चारकोल, ऐश और ऑर्गेनिक वेस्ट को मिलाकर जो टेरा प्रेटा मिट्टी बनाई थी, वो 2000 साल बाद आज भी बेहद उपजाऊ है। ये नेचुरली नहीं बनी थी। ये दर्शाता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस की समझ कितनी गहरी थी, जो आज सदियों बाद भी जंगल को फीड कर रही है। ये सिर्फ नेचर का कमाल नहीं है, बल्कि उन पुरानी सिविलाइजेशंस के जिंदा फिंगरप्रिंट्स हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, द डायनामिक रिवर सिस्टम्स। जमीन और मिट्टी से थोड़ा आगे बढ़कर अब वाटरवेज को देखते हैं।
अमेज़न का रिवर नेटवर्क किसी बनी बनाई स्टेबल रोड की तरह बिल्कुल नहीं है। ये नदियां बहुत ही कियोटिक और लिविंग फोर्सेस हैं जो लगातार अपना रूप, रास्ता और शेप बदलती रहती हैं। यहाँ एक ऐसी मैजिकल साइंस काम करती है जिसे मीटिंग ऑफ वाटर्स कहते हैं। रियो नीग्रो नदी का पानी डार्क ब्लैक टी जैसा है और सोलिमोइज नदी का पानी लाइट और मडी है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं ना, तो लगभग 6 किलोमीटर तक ये बिना मिक्स हुए आमने सामने बहती हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है? इन दोनों नदियों के टेम्परेचर में भारी फर्क, इनके बहने की अलग अलग स्पीड और पानी की डेंसिटी का ड्रास्टिकली अलग होना, ये सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। और इन नदियों का स्केल वो इतना मैसिव है कि अपने पीक टाइम पर अमेज़न रिवर हर मिनट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर पानी अटलांटिक ओशन में डालती है। खैर, इस विशाल फोर्स के साथ साथ कुछ हिस्से जैसे अनाविल्हानाज आर्चिपेलागो एक शिफ्टिंग भूलभुलैया बन जाते हैं। जैसे ही पानी बढ़ता है, नए चैनल्स खुल जाते हैं और ये ऐसी मिस्टीरियस जगह बन जाती है जहां पिंक रिवर डॉल्फिन्स आसानी से छुपकर तैरती हैं। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट स्पेक्टिकल्स। इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जो किसी की भी इमेजिनेशन के बाहर हैं। जैसे ऑल्टर दो चाओं का सरियल सीजनल बदलाव। जब यहां ड्राई सीजन आता है तो रिवर का लेवल गिर जाता है और क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज पानी और सफेद सैंड बीचेस उभरकर बाहर आ जाते हैं, जो बिल्कुल किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसे लगते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वेट सीजन आता है, वो सारा का सारा पैराडाइज कंप्लीटली अंडर वाटर चला जाता है और तब एक बहुत ही अजीब नज़ारा दिखता है। मछलियां इस पानी में डूबे हुए जंगल की कैनपीज के बीच से गुजरकर पेड़ों से गिरे हुए फ्रूट्स और सीड्स खाती हैं। जमीन और पानी का ये खेल सच में माइंड ब्लोइंग है। एक और शानदार नज़ारा देखना है तो तैम्बोपाता की मकाओ क्ले लेक्स चलिए। यहां हर सुबह सैकड़ों ब्राइट और कलरफुल मकाओ पक्षी मिट्टी की इन दीवारों पर आकर जमा होते हैं। ये एक बहुत ही नॉइजी और वाइब्रेंट सीन होता है। दरअसल ये पक्षी इस मिट्टी से वो मिनरल्स कंज्यूम करते हैं जो उनके जहरीले और टॉक्सिक खाने को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये कोई आम फीडिंग सीन नहीं है, क्योंकि जब ये अपना लाइफ सेविंग खाना खा रहे होते हैं, तभी ठीक उनके ऊपर खतरनाक प्रेडेटर्स शिकार के इंतजार में चक्कर काट रहे होते हैं। हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलता है यहां। एक ऐसी ही फ्रेजाइल और मैजिकल जगह है कान्यो क्रिस्टैलिस, जिसे 5 कलर्स वाली नदी कहा जाता है। इसके खूबसूरत रंग किसी पेंट से नहीं, बल्कि एक फ्रेजाइल एक्वाटिक प्लांट से आते हैं, जिसे जिंदा रखने के लिए 3 कंडीशंस का होना बेहद जरूरी है। पानी की स्पीड बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, सेडिमेंट बेहद लो होना चाहिए और सनलाइट का एक एग्जैक्ट बैलेंस होना जरूरी है। इनमें से एक में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और ये पूरा का पूरा इल्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ऐसे ही अमेजिंग नज़ारे जमीन से आसमान तक फैले हुए हैं। साइंटिस्ट्स कैनामा नेशनल पार्क के इन जाइंट सैंडस्टोन टेपुइज यानी इन टेबल माउंटेन्स को आइलैंड्स इन टाइम कहते हैं। ये पहाड़ जमीन से सीधा आसमान की तरफ इस तरह निकले हुए हैं और इतने पुराने हैं कि इनकी चोटी पर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसती है, जिसका आसपास की जमीन से कोई रिलेशन ही नहीं बचता। और पता है, यहीं से गिरता है दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल्स। ये झरना इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है कि उसके जमीन से टकराने से पहले ही पूरा का पूरा पानी हवा में उड़कर मिस्ट या धुंध बन जाता है। अनबिलीवेबल है ना? तो दोस्तों, अमेज़न का रियल वंडर इसकी साइज नहीं, बल्कि इसकी डीप कॉम्प्लेक्सिटी है। सहारा की धूल से लेकर रंग बदलती नदियों तक ये लिविंग मशीन लगातार ट्रांसफॉर्म हो रही है। और जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रहा है, ये बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर इस घने जंगल में और कितने पुराने निशान और इम्पॉसिबल बायोलॉजिकल वंडर्स ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, पर खोज अभी बाकी है।